लेकिन मिला क्या सर। कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो भी असंतुष्ट है, और बात करें बाड़मेर की जनता की तो हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल की व्यवस्था, सड़कों की, सीवरेज सिस्टम की हालात खराब रखी। वो हत्याबंदी कानून लाओ। हिंदू देखिए, आपकी सरकार है, कानून आप ही लाना है। आएंगे, हमारी सरकार है, अपनी नई सरकार बनी है, धीरे धीरे सब नहीं नहीं क्या सर, 2.5 साल हो गए। कितने नहीं, हाँ। इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों ने कब कितने लोगों ने धर्म किया कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए भारत में, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम धमकियों से बिल्कुल भी नहीं घबराते, नहीं डरते, और धमकियां देने वालों की ऐसी की तैसी। एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें आप उनसे ही माफी मांग रहे हैं जो मांसाहारी होटल, पहले आपने ऐसा कहा था। आप अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं सर, और आपने विधानसभा 2023 के चुनाव में डॉक्टर पिंकाजी चौधरी जो निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका सहयोग किया, इस्तीफा अब तक मांग रहे हैं कमेंट में। वो मेरे पास क्या है, कोई पद है क्या? वो दबी आवाज में बोलते हैं, यहाँ सुन नहीं रहा है कोई, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इसमें कितनी सच्चाई है सर? आज भी मिलती है। मेरा फोन जो देखोगे आप तो अभी भी फोन में 5-10 मिस कॉल आए हुए होंगे। मुझे एक चीज बताइए, खाने के लिए तो पशु और भी बहुत है, सिर्फ गाय को काट करके खाना क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? संघ नहीं होता हिंदुस्तान में तो शायद आज ये बूर सिंह नहीं, बुरे खान बन करके यहाँ बैठा रहता। नमस्कार मित्रों, आज हमारे द मालानी टाइम्स के विशेष मेहमान है श्रीमान भूर सिंह जी लंगेरा। भूर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप भाजपा नेता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में विचार प्रस्तुत करें। बिल्कुल, मैं संघ का समर्थक हूँ, बजरंग दल का समर्थक हूँ, उस हर हिंदूवादी संगठन का समर्थक हूँ, उस हर हिंदूवादी व्यक्ति का समर्थक हूँ, उस हर हिंदूवादी नेता का समर्थक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। संघ के बारे में देखिए, संघ 100 साल पूरे कर रहा है, अपने आप में एक नया इतिहास है कि एक सामाजिक संगठन 100 साल पूरा करे। विश्व में पहला संगठन है संघ। दूसरे नंबर, हिंदुस्तान में संघ की क्या भूमिका है, इसको तो वो ही जान सकता है जो संघ के बारे में सोचता है, मनन करता है, मंथन करता है। बहुत सारे लोग जो विरोधी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, संघ पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर संघ नहीं होता हिंदुस्तान में तो शायद आज ये बूर सिंह नहीं, बुरे खान बन करके यहाँ बैठा रहता। ठीक है, ये वास्तविकता है, इस बात को माननी पड़ेगी। ठीक है, सभी, अगर संघ नहीं होता हिंदुस्तान में तो आज हिंदुओं की संख्या जो लगभग 100 करोड़, 125 करोड़ है, वो गिनी चुनी संख्या को 10-20 करोड़ रहती। ये नोट कर लो बातें आप मेरी, ठीक है, बड़ी बात है। तो संघ ही है जो आज संघ की वजह से हिंदुस्तान में हिंदू मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम सब बैठे हैं। संघ ही है जिसके कारण हमारी संस्कृति जीवित है। संघ अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहा है। संघ की महत्ता हम सबको समझने की आवश्यकता है। सर, आप पर भाईचारा बिगाड़ने के आरोप लगते हैं इस मालानी क्षेत्र में। आपने के भूर सिंह जी लंगेरा ने असंतोष फैला रखा है, एक धर्म विशेष पर हमेशा टिप्पणियां करते रहते हैं। सर, आप पर ऐसे आरोप लगातार हमेशा लगते रहते हैं। आरोप लगाना अलग बात है, टिप्पणियां क्या करी बताइए भाई सारा? कैसे बिगाड़ा? कोई आतंक फैलाया, दंगा फैलाया, कोई लड़ाई किया, झगड़ा किया, किस तरह का किया? ठीक है, हम तो किसी धर्म के खिलाफ वो उत्तेजित करते रहते हैं, विशेष कुछ अलग नाम देके। देखिए, हम किसी को उत्तेजित नहीं करते, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, जो भारत के विरोध में है हम उनके विरोधी है, जो राष्ट्र के विरोध में हम उनके विरोधी है, जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं हम उनके विरोधी है, जो तरह तरह के जिहाद फैला करके हिंदुस्तान में असंतोष पैदा करते हैं हम उसके विरोधी है, जो लोग धर्मांतरण करके हिंदू समाज को तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं हम उनके विरोधी है, जो लोग इस देश में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं हम उनके विरोधी है, जो सनातन विरोधी है हम उनके विरोधी है, जो पर्यावरण विरोधी है हम उनके विरोधी है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। और जो लोग ये मैंने जितने भी आपको बताए, इन लोगों के विरोधी हम हमेशा से है और रहेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके विरोधी रहेंगे, कट्टर विरोधी रहेंगे। आपके ही टीम के एक सदस्य देवराज जी सारण, आपके ग्रुप के सदस्य, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक हाथ वो बढ़ाएंगे तो हम तैयार हैं। तो वो कहाँ बोल रहे हैं कि हम इनके विरोध में हैं, या फिर वो तो बोल रहे हैं ना भाईचारा बिगाड़े मत, इसका मतलब वो भाईचारे के समर्थन में है। कौन बोल रहे भाई साहब बिगाड़े? नहीं, भाईचारा एक मुसलमान समाज के लोग ये बोल रहे हैं। नहीं,
मैंने क्या कहा? हमने मुसलमान का विरोध कभी किया ही नहीं। और दूसरे नंबर, भाईचारा कैसे? भाईचारा कब बढ़ेगा? भाईचारा जब बढ़ेगा कि मैं आपकी आस्था का सम्मान करूं, आप मेरी आस्था का सम्मान करो, तब भाईचारा बढ़ेगा। अगर मैं आपकी आस्था को काट करके खा रहा हूं, कैसे भाईचारा बढ़ेगा? सारे लोग ऐसे नहीं है। इस्लाम में गो हत्या वेद है, ठीक है, खुलेआम। सारे लोग ऐसे नहीं है, कितने लोगों ने विरोध किया? कितने इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों ने कितने लोगों ने धर्म किया कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए भारत में, गोहत्या बंदी कानून लाओ। हिंदू, देखिए, आपकी सरकार है, कानून आप ही लाना है। आएंगे, हमारी सरकार है, हमारी सरकार इस विषय पर काम कर रही है, करेगी, ठीक है। मेरी एक बात आप तय मानिए, मुझे एक चीज बताइए, खाने के लिए तो पशु और भी बहुत है, सिर्फ गाय को काट करके खाना क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझे। देखिए, मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? मुगल काल से लेकर के आज तक भारत में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। बाबरी मस्जिद और भी तो कई जगह बन सकती थी, राम मंदिर तोड़ के वहीं क्यों बनाई गई? कृष्ण भगवान का जो मंदिर है वहीं मस्जिद क्यों बनाई गई? ज्ञानवापी मंदिर वहीं क्यों बनाई गई जहां भगवान का मंदिर है? क्यों बनाई गई? इनके उद्देश्यों को समझे। इनका मकसद हर वो काम करना है जिस काम से हिंदुओं को पीड़ा पहुंचे, हर वो काम करे जिससे हिंदुओं को पीड़ा पहुंचे। हिंदुओं की बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार क्यों बनाया जाता है? अब कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू भी बहुत सारे मुसलमानों की लड़कियों को लाते हैं। देखिए, हाँ लाते हैं, लव जिहाद अलग चीज है, बाड़मेर का ही मामला है। हाँ, मैं बताऊं आपको, देखिए, अगर मेरी पहचान छुपा करके, मैं डुप्लीकेट मुसलमान बन करके अगर किसी मुस्लिम लड़की को फंसाता हूं तो बिल्कुल गलत है, वो लव जिहाद है। अगर कोई भी मुसलमान खुलेआम अपनी पहचान खुली रखता है और उससे कोई हिंदू लड़की का अगर कोई प्यार होता है तो वो लव जिहाद नहीं है। अपनी पहचान छुपाकर, तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर, अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना, उनको फंसाना और फंसने के बाद उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाना, ये लव जिहाद है। इस तरह की लव जिहाद की घटनाएं हिंदुस्तान में हजारों हो रही है। और क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि हर वो काम करो जिससे हिंदुओं को पीड़ा पहुंचे। और जब तक ऐसे काम होते रहेंगे तब तक हम विरोध करते आए हैं, करते रहेंगे। अच्छा, तो सर अगर बात करें बाड़मेर की, तो आपको बाड़मेर में आप हमेशा एकदम बेबाकी से ये चीजें बोलते हैं, आरोप भी लगते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको 2 साल पहले की घटनाएं भी है, लगातार बीच में भी है, धमकियां वगैरह मिली क्या कभी? रोजाना मिलती है, 2 साल पहले भी मिली थी, 3 साल, आज भी मिलती है। मेरा फोन जो देखोगे आप तो अभी भी फोन में 5-10 मिस कॉल आए हुए होंगे, मैं तो फोन भी उठाता नहीं हूं। देखिए, हम धमकियों से डरते या फालतू के प्रोपेगेंडों से डरते या षड्यंत्रों से डरते तो हम हिंदुत्व का काम नहीं करते। हम बेबाक होकर के हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने डर भय को दूर रख दिया, खूंटी में टांग दिया, ठीक है। हमारे कोई डर भय नजदीक ही नहीं है। हिंदुत्व का काम मरते दम तक करेंगे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक करेंगे। धमकियां देने वालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धमकियां वही देते हैं जिनके सामने आकर के बात करने की औकात नहीं है, ठीक है। धमकियां देने वाले दूर बैठे धमकियां दे सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। हमने तय कर रखा है कि देखिए, एक दिन मरना वैसे भी है। आदमी हार्ट अटैक आकर के मर जाता है, क्या फर्क पड़ता है? आदमी एक्सीडेंट होकर के मर जाता है, ठीक है। तो हम अगर धर्म का काम करते हुए मर भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास याद करेगा कि धर्म के लिए लड़ता हुआ मरा, और धर्म के लिए, सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए अगर प्राण देने पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम धमकियों से बिल्कुल भी नहीं घबराते, नहीं डरते, और धमकियां देने वालों की ऐसी की तैसी। आप अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं सर, और आपने विधानसभा 2023 के चुनाव में डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी जो निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका सहयोग किया, जबकि आपकी ही पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ता दीपक जी को टिकट मिली, आप उनके समर्थन नहीं थे, ये कहा पार्टी के आप? देखिए, अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल हमने प्रियंका जी का समर्थन किया। हम वो दोगले नहीं है जो करे कुछ और कहे कुछ, ठीक है ना। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, डंके की चोट पर है। अब रही बात प्रियंका जी के समर्थन की, अगर हम प्रियंका जी का समर्थन नहीं करते तो बाड़मेर में वापिस कांग्रेस जीतती, ठीक है ना। पिछले 15 वर्षों से लगातार जीतती आ रही है, और यूं कहे तो आजादी से लेकर के आज तक मात्र एक बार भाजपा का विधायक यहां जीता है, तगाराम जी, स्वर्गीय तगाराम जी। उसके अलावा लगातार यहां पर कांग्रेस जीतती आ रही है। इसलिए बाड़मेर से कांग्रेस का खात्मा जरूरी था, ठीक है ना। हमने सोचा कि हम जैसे अगर 2-4 कार्यकर्ता
प्रियंका जी को छोड़ करके उधर लग जाएंगे तो 5-7 हजार वोट आगे पीछे हो जाएंगे, और 5-7 हजार वोट आगे पीछे हो गए तो फिर से कांग्रेस जीत जाएगी। ठीक है, तो हमारा प्रियंका जी हमारे विचार परिवार की है। प्रियंका जी कौन है? प्रियंका जी के दादाजी बीजेपी में रहे, प्रियंका जी खुद जन्मजात से बीजेपी में है, वो बीजेपी की है, वो कोई बाहर की नहीं है। ठीक है, और आज भी प्रियंका जी अगर यहाँ जीती है तो आप यही मानो कि भाजपा की ही विधायक है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की सुनवाई अगर कोई कर रही है तो प्रियंका चौधरी कर रही है। ठीक है ना, प्रियंका जी विचार परिवार की है। अगर हम प्रियंका जी के खिलाफ रहते तो न तो हम हमारे भाजपा का जो उम्मीदवार था उसको जीता पाते, न प्रियंका जी को जीता पाते, और कांग्रेस का फिर से जीत जाता। ठीक है, फिर से हमारी छाती पर 5 साल मूंग डलता। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को यह बात सोचनी चाहिए, प्रियंका जी के साथ हम एक रणनीति के तहत थे, प्रियंका जी के साथ हम सिर्फ कांग्रेस के खात्मे के लिए थे। ठीक है, कांग्रेस का बाड़मेर से सफाया कैसे हो, इसलिए हमें लगा कि माहौल उस वक्त ऐसा बन गया था। हाँ ठीक है, किसी कारणवश प्रियंका जी को टिकट नहीं मिली, ये बात सही है, पर नहीं मिली तो आज प्रियंका जी विधायक है तो एज ए भाजपा की ही विधायक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हमें गर्व है कि हमने कांग्रेस को हराया है और यहाँ पर भाजपा समर्थित विधायक को बिठाया है। लेकिन मिला क्या सर, कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो भी असंतुष्ट है, और बात करें बाड़मेर की जनता की तो हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल की व्यवस्था, सड़कों की, सीवरेज सिस्टम की हालात खराब रखी है। तो फिर क्या फायदा हुआ? एक आपने कहा खात्मा कर दिया 15 साल में, लोगों के अगर फीडबैक ले तो मेवाराम जी जैन को बेस्ट बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने 15 साल राज किया बाड़मेर में। अगर आप 15 साल के कार्यकाल का कंपेरिजन 2 साल के कार्यकाल से करना चाहते हैं तो ये उचित भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी को 2-2.5 साल हुए हैं, उनके शुरुआत के 2-2.5 साल को ले लीजिए, हमारे 2-2.5 साल को ले लीजिए और उस कार्य का मिलान कर लीजिए, आपको फर्क सामने लगेगा। जो काम इस 2-2.5 साल में हुए हैं वो काम कांग्रेस ने कभी जिंदगी में भी 2.5 साल में नहीं किए होंगे, आप नोट कर लो। दूसरे नंबर, एक बड़ी बात बता रहा हूं, कांग्रेस की सरकार में जब भी सरकार बनती है तब से लेकर के 4 साल 3 साल तक वो मौज करते हैं, होटलों में ऐश करते हैं। लास्ट के जो साल 1.5-2 साल होते हैं, जो चुनावी साल, उस साल में वो लोग थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के भागीरथ यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से सरकार बनी उसी दिन से काम चालू किए और तेज गति के साथ, तेज रफ्तार के साथ वो जनहित के कार्य कर रही है। ये हमारी उपलब्धि है। रही बात बाड़मेर के कार्यकर्ताओं की, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सारा मामला ठीक है। हाँ नहीं, सब संतुष्ट है, असंतुष्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या, थोड़ा नई नई सरकार बनी है तो धीरे धीरे सब नहीं क्या सर, 2.5 साल हो गए? नहीं, 2.5 साल हो गए, मामला सेट हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2.5 साल का जो कार्यकाल तो 2.5 साल का ही हुआ, लेकिन 5 सालों का काम कर दिया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने किया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है ना, वो काम आपको, मैंने कहा नहीं, इतिहास में कहीं भी शुरुआत के 2.5 सालों में इतना काम नहीं मिलेगा। आप नोट कर लीजिए, ये कोई मजाक की या कहने की बातें नहीं है। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए, आप सारे एविडेंस निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में इन 2.5 सालों में जो काम हुआ है वो काम इतिहास में 2.5 सालों में कभी नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली विधानसभा में भी बोले हैं, मंत्रियों को भेज रहे हैं 2 साल 2.5 साल का कार्य गिनवाने के लिए, लेकिन एक मंत्री पर आरोप लगाया कि वो तो एक भी कार्य नहीं गिनवा पाए। क्या ये सच्चाई है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हजारों कार्य गिना। देखिए, मंत्रियों की छोड़ी, मैं आप कहूँ तो मैं आपको 50 काम गिनवा सकता हूँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता मंत्री नहीं गिना सकते? ठीक है, आरोप विपक्ष का काम है, आरोप लगाना। विपक्ष कब कहेगा सरकार अच्छा कर रही है? वो तो कभी नहीं कहेगा। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, सारी सरकार सक्रिय है। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बाड़मेर का उदाहरण देकर के बताऊं तो बाड़मेर में पिछले 2.5 साल में कम से कम है तो मंत्रियों के यहाँ 50 दौरे हो चुके होंगे। अलग अलग मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बाड़मेर प्रभारी मंत्री जोराराम जी कुमावत, बाड़मेर की जनता का और आरोप है कि इनको नॉलेज ही नहीं है बाड़मेर का कैसे समीकरण है, क्या यहाँ पर असुविधाएं हैं। ये कभी गए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जहां मीटिंग है वहां से निकले और फ्री हो गए। और वर्तमान की बात है, लास्ट बार जब आए थे पत्रकारों ने सवाल पूछे रोड के बारे में तो सही से जवाब नहीं दे पाए। देखिए, आदरणीय जोराराम जी जैसा व्यक्ति बहुत ही कम होता है, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। ठीक है ना, जोराराम जी जैसा सरल स्वभाव का, शांत स्वभाव का, वरिष्ठ, समर्पित,
मतलब एक आम आदमी, अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले मैंने उनसे फोन पे बात करी अभी, ठीक है ना, कोई काम था, अभी फोन थे तो वो किसी कार्यक्रम में बैठे थे और फोन उठा लिए। 2 दिन पहले मैं जयपुर गया, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, उस दिन विधानसभा चल रही थी। जोराराम जी सुबह से लेकर के शाम को 8, 7:30, 8 बजे तक विधानसभा में थे। मैं वहां गया उनके घर पे मिलने के, मेरे साथ 5-7 लोग और थे। वो 8 बजे विधानसभा से घर आए, घर आकर के उन्होंने भोजन करा नहीं करा, सिर्फ 2 मिनट अपने घर में रुके और वापिस आकर के जनसुनवाई शुरू करी। वहां लाइन लगी हुई थी, रात को 11:30 बजे तक उनकी जनसुनवाई चल रही थी। अब एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दिन भर विधानसभा में व्यस्त, रात को 11:30 बजे तक जनसुनवाई कर रहा है। 11:30 बजे तक तो मैं मिला हूं और मेरे वहां से आने के बाद भी वहां पीछे लोग खड़े थे। अब सोचिए आप कि जो मंत्री रात को 12-12 बजे तक लोगों की जनसुनवाई कर रहा है, जो मंत्री रात को 12-12 बजे तक लोगों को सुन रहा है, टाइम दे रहा है, वो मंत्री कैसे गैर जिम्मेवार हो सकता है। और जोराराम जी, मैं आपको क्या बताऊं, जोराराम जी की जितनी प्रशंसा करूं, ये कोई कहने की बातें नहीं है, मैं ईमानदारी से भगवान की कसम खा करके बोल रहा हूं, मेरे दिल से बोल रहा हूं। जोराराम जी जैसे व्यक्तित्व होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय जोराराम जी जिस समर्पित भाव से, उनका मकसद क्या है, जनता को समर्पित, जनता की सुनवाई करना। उन्होंने बताया, वो बोलते हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है, भगवान ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है, जनता के दर्द पीड़ा सुनने का मौका दिया है, और हम इन 5 साल में अगर जनता की सुनवाई नहीं कर सकते, जनता का काम नहीं कर सकते, तो फिर भगवान हमें माफ नहीं करेगा। इन विचारों को लेकर के वो चलते हैं। तो जोराराम जी जैसे मंत्री होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात आरोपों की, तो जो भी आरोप ऐसे लगाते हैं फालतू आरोप है, कोई मतलब नहीं है। अब रही बात, आपने किसी रोड का जिक्र किया कि मंत्री जी को पता नहीं था, तो देखिए उनके पास अकेला बाड़मेर नहीं है, उनके पास अकेली सुमेरपुर विधानसभा नहीं है, वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, उनके पास पूरा राजस्थान है। ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है सर। बात तो सुनिए मेरी, उनके पास पूरा राजस्थान है। अब कौन पत्रकार क्या सवाल पूछेगा, वो पहले तो उनको कोई पता है नहीं। अगर सवाल तय होते तो वो तैयारी कर लाते। अब आपने बाड़मेर की किसी गली की सड़क का पूछ लिया, सर सवाल तो मुद्दों का ही है ना, ये ठीक बात, सड़क, पानी, बिजली, इनका तो नहीं ठीक बात है। आपने, अब मेरी बात सुनो, मैं आपके पास यहाँ आया हूं और आप मुझे बोल दोगे पिछली गली में क्या खड़ी है, तो मुझे पता नहीं है ना। तो जोराराम जी बाड़मेर आए और किसी पत्रकार ने कोई सड़क से जुड़ा सवाल पूछ लिया और हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो गलत हो गए क्या। पूरा राजस्थान है, उनके पास हजारों सवाल आते हैं, तो सारी बातें दिमाग में रहना भी कोई संभव नहीं है, याद भी रहना संभव नहीं है। हाँ, अगर वो पूरी तैयारी में आते, उनके पास सवाल जाते तो उचित जवाब भी देते। तो जोराराम जी जैसा जिम्मेवार व्यक्ति और एक सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व, मुझे तो गर्व है उस व्यक्ति पर, जोराराम जी पर, कि ऐसे मंत्री हमें बाड़मेर के प्रभारी मंत्री मिले, ये हमारे लिए गर्व का विषय। साहब बात करें बाड़मेर में भाजपा के कार्यकर्ताओं की, विधानसभा, सारी विधानसभाओं की, तो कहीं ना कहीं हमारे भी काफी कुछ टच में मित्र भी है, तो वो दबी आवाज में बोलते हैं, यहाँ सुन नहीं रहा है कोई, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, देखिए मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। बाड़मेर मुख्यालय पर धनी घने ज्यादा बने हुए, ठीक बात है, मानते हैं हम, लेकिन सुनवाई होती है, ऐसा कुछ नहीं, सबकी सुनवाई हो रही है। सरकार के स्पष्ट निर्देश है, पार्टी के स्पष्ट निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए। सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि जनता के कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए। अब ठीक है, थोड़ा बहुत राजनीति है, चलता है, बाकी ठीक बात है। तो फिर साहब आपका क्या प्लान है, अगली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का है या फिर कैसा मन बना रहे? क्योंकि नहीं, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, अभी आपने जिक्र किया जयपुर का, तो कहीं न कहीं, और मुख्यमंत्री जी के, और आप एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में देखे जा रहे हैं बाड़मेर में, तो कैसा विचार है? देखिए, हमारा कोई चुनाव लड़ने का विचार नहीं है, ना हम चुनाव लड़ेंगे, ना हमारी इतनी योग्यता है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़े। हम बहुत छोटे आदमी हैं, सामान्य आदमी है। सोशल मीडिया पर सर आपके 4 लाख के करीब फॉलोअर्स है, वो बहुत कम लोगों के। देखिए, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू हित की आवाज उठाते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा, पिछले कांग्रेस के राज में बाड़मेर मुख्यालय पर सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन अगर किसी ने किया तो भूर सिंह लंगेरा ने किया। आप इतिहास उठा करके देख लेना, ठीक है जी, बिल्कुल सबसे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ मैं 1-1 महीना बाड़मेर में धरने पर बैठा हूं, न्यूज अखबार आज भी मिल जाएंगे, 1-1 महीना लगा था, तो धरने प्रदर्शन किए। हिंदुत्व के लिए मैं काम करता हूं। मैं आज तक 25,000
श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस की किताबें बांट चुका हूं गरीब हमारे दलित हिंदू भाइयों के घरों में, ताकि हमारे भाई सनातन धर्म से जुड़े। मैं लंपी के समय हम लोग हमारी टीम के साथ 250 गांवों में 40,000 गायों का निःशुल्क इलाज कर चुके हैं, जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से। ठीक है, मैं रोजाना सर्दियों में सैकड़ों गरीब भाइयों के घर जाकर के कंबल वितरण करता हूं। दीपावली के दिन, दीपावली और होली को मैं हमारे जो भी दलित पीड़ित शोषित वर्ग के हिंदू भाई है उनके घरों में जाकर के हजारों किलो मिठाई वितरण करता हूँ। 1,000 2,000 पैकेट मिठाई के ले जाकर के उन भाइयों के घरों में वितरण करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मैं हिंदू संगठन से आया हूँ। ठीक है, हिंदू संगठन के, ताकि उन भाइयों को ये लगे कि हाँ कोई तो हिंदू संगठन है जो हमारी शुद्ध ले रहा है, हमारे पास आ रहा है। मैं बड़ी बात बताऊं, धर्मांतरण कराने वाली गैंगे है, जहां पर भी वो लोग क्या करते हैं, हमारे गरीब हिंदू बस्तियों में जाकर के गरीब भाइयों को प्रलोभन देते हैं, उनको पैसे देते हैं, अनाज देते हैं, या इस तरह के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवा रहे हैं और हम लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते। ठीक है, हिंदू समाज तो सोया है, पैसे कमाने में व्यस्त है। अब कल बंगले आज बना रहे हैं, उन बंगलों में बैठेगा कौन उन्हें नहीं पता, लेकिन बना रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक ग्रुप बना रखा है, एक संस्थान रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। मैं उस संस्थान के माध्यम से, मेरे यार दोस्तों मित्रों के माध्यम से, हमारे ग्रुप के माध्यम से पैसे इकट्ठे करता हूं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन ग्रुप के लोगों के पास से पैसे इकट्ठे करता हूं। पैसे इकट्ठे करके उसकी मिठाई खरीद के और गरीब लोगों में बांटता हूं और उन्हें यह आभास करवाता हूं कि हम हिंदू संगठन के लोग हैं, हम आपके भाई हैं। आपका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें? हमारा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा स्वार्थ मात्र सनातन धर्म आगे कैसे बढ़े, सनातन एकता कैसे हो, हिंदू समाज संगठित कैसे हो। मेरा स्वार्थ मात्र हिंदू समाज में फैली छुआछूत भेदभाव रूपी जो ये बीमारी है ये खत्म कैसे हो, हिंदू समाज एक जाजम पर कैसे आए, हिंदू समाज में जो अगड़े पिछड़े के ये जो भेद है ये खत्म कैसे हो, ये मेरा स्वार्थ है। और ये स्वार्थ मेरा तब तक रहेगा जब तक हिंदू समाज एक जाजम पर ना आए। बस मैं इसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं और ये काम करता रहूंगा। बाकी ना मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता है, ना मैं चुनाव लड़ने के योग्य हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, गरीब आदमी हूं। मैं तो सनातन का, हिंदुत्व का काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। आपने बोला कि आपके 4 लाख फॉलोअर्स है, तो मैं जो सनातन का कार्य कर रहा हूं, मेरा काम लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए लोग मेरे से जुड़े हुए और भी जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सनातन का काम मैं करता रहूंगा। एक सर हाल ही का मामला बाड़मेर में जय हिंद होटल करके, जो आपने बजरंग दल के और आपके सहयोग से और आपके साथियों ने बंद करवाने का प्रयास किया और वहां पर धक्का मुक्की भी हुई और फिर वो होटल बंद भी हुई कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए। और उसके बाद में आपका एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें आप उनसे ही माफी मांग रहे हैं, जो मांसाहारी होटल पहले आपने ऐसा कहा था। देखिए, उसमें न तो कोई होटल हम बंद करवाने गए थे, न कोई बंद करवाने का उद्देश्य था। हम सिर्फ बातचीत करने गए थे। ठीक है ना, वहां पर बातचीत ही करने गए थे। होटल मालिक से जो भी बातचीत करनी थी, वहाँ किसी ने हमें कहा था कि गली में सामने मीट बनता है, पास में कोई ब्राह्मणों की दुकान है और सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगा है, इस तरह की बात करी थी। तो हम वहां गए थे। जब बातचीत करने लगे तो वहां थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग इकट्ठा हो गए, कोई 1-2 पत्रकार वहां आ गए और वहां पर कोई एक असामाजिक तत्व खड़ा था जो हमारे साथ मारपीट करने के लिए हमारे सामने आ गया। उससे थोड़ा माहौल गर्म हो गया। गर्म होने के बाद वहां पर पुलिस को फोन करके मैंने बुलाया। वहां पर अगर बिल्कुल मैंने बुलाया, सीआई को फोन किया मैंने, कोतवाली सीआई को दो कॉल किए मैंने, भाई यहाँ पर आओ आप, हल्ला हो जाएगा, माहौल खराब होगा। अगर हमारा वहां पर ऐसा कोई उद्देश्य होता तो हम पुलिस को नहीं बुलाते। पुलिस को बुलाने वाले शांति से आते हैं, इसलिए बुलाया ना। अशांति फैलानी होती तो पुलिस को नहीं बुलाते, तो पुलिस को हमने बुलाया है। उसके बाद भी देखिए, मैंने पहले भी कहा, हम लोग हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य हर हिंदू को सम्मान एक जाजम पर लाना है, किसी भी हिंदू को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी भी हिंदू को ठेस पहुंचाना नहीं है। उसके बाद जो मुझे लगा कि वो जो मुद्दा था गलत था। देखिए, हम काम करेंगे तो गलतियां भी होगी, ऐसा नहीं है कि हम सारे काम बस अच्छे कर रहे हैं। अगर ज्यादा काम करेंगे तो कुछ गलतियां भी होगी। तो हमें लगा कि वो जो भी संदेश गया लोगों में, नेगेटिव संदेश गया, गलत संदेश गया, वह ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सब हिंदू भाई भाई है और हमारा जो भी सामने वाला था वो हिंदू भाई था, उसको ठेस पहुंची। तो दूसरे दिन मैंने उनसे बात करके उनसे माफी मांगी। मुझे किसी ने कहा नहीं, मैंने माफी किसी के दबाव में नहीं मांगी, ना मुझे किसी ने कहा तुम माफी मांगो। मैंने मेरी स्वेच्छा से, मेरी मर्जी से उनसे माफी मांगी। माफी मांग करके उसका ऑडियो मैंने मेरे पेज पे डाला
ताकि लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाए। हमारा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि हिंदू हिंदू टूटे, हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहेगा कि सर्व हिंदू समाज को एक जाजम पर कैसे लाए, इसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सर, आपका एक लोकसभा इलेक्शन के समय का एक बयान काफी वायरल चल रहा है। आपने कहा कैलाश चौधरी 4 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे, लेकिन कैलाश जी हार गए और रविंद्र सिंह जी जो उनके बारे उनको लेकर कहा था। इस बारे में सर आपका क्या कहना? आपने तो राजनीति से इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग हैं। हम क्यों कहे कि हमारा आदमी हारेगा, और हम चाहे क्यों हमारा आदमी हारेगा? बदल रहे हैं सर आप? नहीं, बदल नहीं रहा हूं। देखिए, पत्रकार ने पूछा कि आपका आदमी नहीं जीतेगा, तब मैंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बोलने के लिए बोला कैलाश चौधरी 4 लाख वोटों से जीतेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बोला, और हमें उम्मीद थी, भरोसा था हमारी मेहनत पर, लेकिन किसी कारण हम नहीं जीत पाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन हमें तो भरोसा था, हमने ऐसा नहीं कि कोई और कॉन्फिडेंस में बोला, हमें भरोसा था, हमारी मेहनत पर भरोसा था, हमने बोला और मेहनत भी करी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जीत पाए। तो राजनीतिक छोड़ने की तो अब ऐसा कोई हम मिनिस्टर भी तो थे नहीं जो राजनीतिक छोड़ दे। मैंने पहले भी कहा, हम तो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, ठीक है। इस्तीफा अब तक मांग रहे हैं कमेंट में वो। मेरे पास क्या है, कोई पद है क्या? पद है तो आज दे दूं इस्तीफा, मेरे पास पद है ही नहीं ना, कोई पद नहीं है। एक सर, वर्तमान में बाड़मेर बदलता बाड़मेर नाम था, लेकिन अब बदहाल बाड़मेर नाम इसलिए जाना जा रहा है। बाड़मेर में जिस तरीके से एमडी, ड्रग्स, स्मैक जैसी फैक्ट्रीज पकड़ी जा रही है, और बाड़मेर में एक कोई पुरानी होटल, जिस तरीके से आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत हालात खराब है। इस पर सर आपके क्या विचार है? युवा बर्बाद हो रहे हैं सर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद विषय है कि एमडी जैसा नशा, ड्रग्स, तरह तरह के ड्रग्स में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, समाज गर्त में जा रहा है। बहुत ही चिंता की बात है, ठीक है। मैंने एक दो चार वीडियो देखे हैं जिसमें एक वो कई सर्किट हाउस के पास एक कमरे में पुड़िया भरी हुई थी, एक वहां शमशान घाट में कहीं देखा था जिसमें वो चरस इसमें पीते हैं, इसमें चरस, एमडी, पनिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जितना हो सके इस नशे से दूर रहे। दूसरे नंबर, नशा बेचने वाले लोग हैं, उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि आप पैसे कमाने हैं तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, पैसे कमाइए। नशा बेच करके आप पैसे कमाओगे, अगले वाले का, आप कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, सोचिए आप। अगर मान लो मैं अगर कल एमडी बेचूं, मेरे, मान लो मैं तो 2 रुपए कमा लूंगा, लेकिन मेरी वजह से कितने घर बर्बाद होंगे, कितने युवा बर्बाद होंगे। और एमडी का नशा क्या है, आप मानते हो? एमडी एक इतनी खतरनाक चीज है, अगर आपने 2 बार 3 बार एमडी ले लिया तो फिर आपको एमडी लेना ही पड़ेगा। और एमडी 1 ग्राम के 2500-3000 रुपए लगभग लगते हैं, और 1 ग्राम एमडी रोजाना चलती नहीं, दिन में 2-3 ग्राम एमडी चाहिए, यानी एमडी खाने वाले को दिन का 10,000 रुपए चाहिए। कहां से लाएगा 10,000 रुपए? कोई बड़े से बड़ा आदमी भी पे नहीं कर सकता। और मैं आपको किसी जाति व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक घटना आज से 2-3 साल पहले की है, सांचौर गुड़ा मालानी के बीच की है, जो एक भाई एमडी का नशेड़ी था, उसके पास पैसे नहीं था, एक उसका दोस्त साथ में था, तो दोस्त ने कहा भाई अब एमडी के पैसे नहीं, क्या करे? तो उसने अपनी बहन को फोन किया, बहन के पास सोना था, लगभग 1 किलो सोना था। अब भाई ने बहन को फोन किया कि बहन मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं, तो तैयार होके रहे। तो भाई का फोन आया, बहन क्यों नहीं तैयार होगी? बहन बेचारी तैयार हो गई, भाई लेने के लिए पहुंचा, बहन बस स्टैंड पे आई। जैसे बस स्टैंड पे आई बहन, तो भाई ने बहन के गले पे चाकू रख दिया, ये तेरा गहना है, ये मुझे दे, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो बहन ने कहा भाई मुझे मारे क्यों, ये पकड़ गहना, 1 किलो सोना था, वो भाई को पकड़ा दिया। और बहन बेचारी चुपचाप वापस घर जा करके बैठ गई। उसने किसी को बताया भी नहीं, किसको बताया, भाई ले गया, चुपचाप बैठ गई। वो गहना लेकर के, एक भाई और एक साथ में था, वो दोनों जाकर के कहीं पर गहना बेचा। गहना बेचने के बाद वो जब पैसों में बंट होने लगा, तो उसने कहा मुझे आधो हाथ दो, तो उसने कहा मेरी बहन का मैं आधा नहीं दूंगा, ऐसे करके लड़े। तब बात सामने आ गई, उस सामने वाले ने शिकायत कर दी। तो अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति एमडी के नशे के कारण बहन के गले पे चुरी रख सकता है, बाप को मार सकता है, भाई को मार सकता है, इतना खतरनाक नशा है। तो विशेष रूप से नशा बेचने वालों को बिल्कुल समझना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सरकार एक ऐसा कड़ा कानून बनाए कि नशा बेचने वाले को, जो मर्डर के केस में जो सजा होती है, वो सजा नशा बेचने वाले को होनी चाहिए। क्योंकि
मर्डर करने वाला तो एक व्यक्ति का मर्डर कर रहा है, नशा बेचने वाला हजारों लोगों का मर्डर कर रहा है। आपका सर एक संगठन है सनातन एकता दल, उसका क्या उद्देश्य है बाड़मेर में सर? आप लगातार उसको लेकर एक्टिव है, सोशल मीडिया से लेकर और धरातल पर भी इसको लेकर कार्य कर रहे हैं। संस्थान के माध्यम से तो मैं हिंदुत्व के सनातन के काम कर रहा हूँ। हजारों किलो हर बार त्योहार होली दीपावली हजार हजार मिठाई के पैकेट बांटता हूँ, गायों में इलाज करवाता हूँ, ठीक है न? गरीबों को कमले वितरण करता हूँ। तो ये सारे काम मैं इसी के माध्यम से कर रहा हूँ। ये मेरा मकसद मुख्य सनातन एकता, संस्थान का नाम भी सनातन एकता है। हिंदू एकता कैसे स्थापित हो, हिंदुओं को एक जाजम पर कैसे लाया जाए, जितना मेरे से, अब ये तो मैं ठेका नहीं लेता कि पूरे देश में मैं कर लूंगा, इतना बड़ा मैं नहीं हूं, लेकिन जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा इलाका है बाड़मेर में, बाड़मेर से जितनी बार मैं पहुंच सकता हूं उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि कल आने वाले समय में मुझे ये पश्चाताप ना रहे कि मैंने हिंदू के घर में जन्म लेकर के हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं करा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदू भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिंदुत्व के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ समर्पण जरूर करें। समय दे, समय नहीं दे सकते हैं तो आर्थिक सहयोग दे। देखिए, मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि जो आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले पाकिस्तान में हिंदू थे, उन हिंदुओं को दौड़ करके 71 में और 65 में भाग करके यहाँ आना पड़ा हिंदुस्तान। उनके बनाए हुए बंगले, जमीनें सारी वहां रह गई, कुछ भी साथ में नहीं ला पाई। कश्मीर के हिंदुओं ने बहुत पैसे कमाकर बड़े बड़े कोठियां बना रखी थी, बड़े बड़े बंगले बना रखे थे, लेकिन आज वो कश्मीर के लोग हैं, हिंदू है, वो शरणार्थी बन करके दिल्ली बॉम्बे की गलियों में झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और उन बंगलों में विधर्मी ताकतें बैठी है। हिंदू भाई सिर्फ पैसे कमाने में लगा है, पीछे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। पैसे कमाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ और मौज करो। अरे भाई, इन बंगलों में तुम बैठोगे तब जब तुम सुरक्षित रहोगे, ठीक है ना? अगर इसी तरह चलते रहे तो आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पोतों को ये बंगले छोड़ करके कहीं पर शरणार्थी ना बनना पड़े। इसलिए हिंदुत्व के लिए काम करें, हिंदुत्व को संगठित करें, हिंदू समाज एक जाजम पर कैसे आए, छुआछूत भेदभाव की खाई को खत्म करें। हिंदुत्व मजबूत होगा तो आने वाला भविष्य मजबूत होगा। हिंदुत्व कमजोर है तो आपके मेरे बच्चे कमजोर है, ठीक है? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिनके पास पैसे है वो धन से सहयोग करे। आपके सामने वो ताकतें खड़ी है जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई का 6% हिस्सा जकात के रूप में देता है अपनी धर्म की रक्षा के लिए। प्रत्येक, अच्छा, मैं मुसलमान नाम लेकर के बोल रहा हूं, मुसलमान समाज के लोग, उनका नियम है, प्रत्येक व्यक्ति अगर महीने का कोई 10,000 कमा रहा है तो 700 रुपए वो अपने धर्म के लिए मस्जिद में जमा कराता है, 6% जकात दे रहा है। अगर कोई लाख रुपए कमा रहा है तो 6,000 रुपए मस्जिद में जमा करा रहा है, उनकी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के कार्यों में, मस्जिदों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जकात का पैसा काम लग रहा है। और हम हिंदू बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी करने में लगे, बड़े बड़े बंगले बनाने में लगे, ठीक है? धर्म के लिए 1 रुपया कोई देता नहीं है। और हम जैसे जो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, हम लोग किसी के पास मांगने के लिए जाते हैं तो भी ये कह करके मजाक उड़ाया जाता है कि ये भिखारी आ गए, भीख मांग रहे हैं, ठीक है? ये कह करके मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैं मेरे हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म के लिए समर्पण अवश्य करें। आप अगर समय दे सकते हैं तो धर्म के लिए समय दे, समय नहीं दे सकते तो समर्थन दे, समर्थन नहीं दे सकते तो धन का सहयोग करें, लेकिन सहयोग जरूर करें। जी, मेरा आपने भाजपा के कार्यकर्ता संतुष्ट है इसको लेकर भी कई बातें कही और भाजपा सरकार 2 सालों में काफी विकास करवा चुकी है इसको लेकर भी बातें की कही।